नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंटल का चैप्टर 2 पारिस्थितिक तंत्र, जो इग्नू ड्यू के सिलेबस से है और यह पार्ट 4 है। ठीक है, भाग चौथा है। आज इस टॉपिक में हम कार्बन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन चक्र क्या है, व्हाट इज अ कार्बन साइकिल, तो इसका सिंपल सा उदाहरण है। ऐसे समझाया तो बहुत छोटे लाइनों में जा सकता है, लेकिन इसको डीपली समझते हैं। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। ठीक है, कार्बन चक्र एक जैव रासायनिक चक्र है, यानी कि जैव से मतलब यहाँ है जीवित से। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र है। ठीक है, जैविक रासायनिक चक्र है, जिसमें कार्बन वायुमंडल से होते हुए जीवों में और अन्य घटकों में प्रवेश करता है। यानी कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वो जीवों में तो होता ही मिलता ही है, लेकिन अन्य घटकों में भी, जैसे पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधे में भी प्रवेश करके वो जीवों से पुनः वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाता है। यानी कि फिर से वो वापस कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, कार्बन तत्व का महत्व जो है ना, बहुत अत्यधिक है। सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी उपस्थिति अत्यधिक विस्तृत है। मतलब ये जो इसकी उपस्थिति है ना, बहुत ज़्यादा फैलाव में है। यह पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, पहाड़ों पर्वत में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, मृदा में, जीवों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यहाँ तक डीएनए और आरएनए जीवों में पाया जाता है। अतः बाह्य कंकाल में भी पाए जाते हैं। जो हमारा शरीर का जो हड्डियाँ स्ट्रक्चर है, वो किससे बना होता है? कार्बन से ही बना होता है। ठीक है, ये तत्वों के रूप में भी पाया जाता है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट में। ठीक है, काफ़ी खनिजों में कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवणों के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन चक्रों को समझने के लिए ना हमने दो प्रमुख भागों में बांट दिया है। पहला क्या है? जैविक कार्बन चक्र, और दूसरा है भूभागीय कार्बन चक्र। यानी कि पहला जैविक चक्र हो गया और दूसरा जो है अजैविक चक्र हो गया। ठीक है, चलिए जैविक चक्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, कार्बन इस चक्र में तुलनात्मक रूप से कम समय में पूरा करता है। यानी कि जो जैविक कार्बन चक्र जो है, ये अपना जो चक्रण जो पूरा करता है, ये किसके तुलनात्मक में? भूगर्भीय कार्बन चक्र, यानी कि अजैविक चक्रण के मुताबिक ये पहले काम कर लेता है। ठीक है, पहले ये रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है, यह चक्र प्रकाश संश्लेषण से शुरू होता है। यानी कि ये जो है चक्र प्रकाश संश्लेषण से शुरू होता है, जिसमें स्वपोषी जीव, यानी कि स्वपोषी जो खुद अपना खाना बनाता है। ठीक है, स्वपोषी जीव वायुमंडल की ये जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, उसी के साथ साथ कार्बन भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जड़ जो होता है वो नीचे से पानी ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर बीच में क्या वो बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है, और यह ग्लूकोज के अणु जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, या अन्य अणुओं को निर्माण में सहायक होता है। ऐसा होता है कि जो हमारे पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना क्या भोजन बनाते हैं, साथ साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, यानी कि कार्बन भी लेते हैं। ठीक है, पत्तों के द्वारा। और ये क्या है, जड़ें इसके पानी इकट्ठा करती हैं, और फिर ये दोनों क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु बनाते हैं। ठीक है, अब जितना इसको ज़रूरत होता है वो तो इतना ले लेते हैं, बाकी जो बचा होता है वो किसी और प्रक्रिया के द्वारा ये अपनी सहायता कर लेते हैं। यानी कि अपने जो है अपने विस्तार करते रहते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, यानी कि फूड चेन के माध्यम से, यह कार्बन उन जंतुओं में प्रवेश कर जाता है जो इन पादपों को खाते हैं। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला के द्वारा जो जंतुओं में प्रवेश कर जाता है, यानी कि जो मान लीजिए कि ये घास है, ये पेड़ पौधे हैं, इसको कौन खाएगा भाई? टिड्डा खा लिया मान लो। ठीक है, टिड्डा खाया, टिड्डा को कौन खा जाएगा? मेढक। ठीक है,
मेढक को कौन खा जाएगा? चील या कौवे या सांप, ठीक है। इसी तरह से मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन इसमें ट्रांसफ़र हो गया, फिर इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि ये एक दूसरे में प्रवेश करते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कार्बन इसी तरह इन जंतुओं को खाने वाले अन्य जंतुओं में भी प्रवेश करता है, ठीक है, जैसा आपको मैं पहले बताया। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि भाई जीवों में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, ठीक है। जैसे एक चीज़ और देख लो, जब हरे पादप को खाते हैं, ठीक है, तो वो श्वसन करते हैं यानी कि पचाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के अणु को टूटते हैं, ग्लूकोज के अणु जो है टूटते हैं, जिसमें पानी अलग हो जाता है और फिर कार्बन अलग हो जाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड अब अलग होकर के वापसी वायु में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। जैसे जीवों के श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसको एनर्जी मिलता है और वो साथ में CO2 गैस भी पुनः वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हो, ठीक है। एक मान लो कोई जीव मर जाता है, कोई जीव जो होता है वो मर जाता है, जीवों के अंदर जो कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है, वो भी कार्बन से बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो जब वो मर जाता है तो जो वो अपशिष्ट होता है, जब उसके अंदर सड़ना गलना चालू हो जाता है, फंगस लग जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, वो जो अपशिष्ट करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलता है, ठीक है, कार्बन निकलता है और फिर वो पुनः वापस चला जाता है, कहाँ पे? पर्यावरण में चला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भूगर्भीय कार्बन चक्र यानी कि अजैविक चक्र, ठीक है। इस चक्र को पूरा होने में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक समय लगता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों सालों या अरबों हज़ारों सालों, करीबन अरबों खरबों सालों लग जाता है इसको, ठीक है, इसको चक्रण होने में, ठीक है। इस प्रकार के अजैविक में अत्यधिक वर्ष लगता है। इस चक्र में कार्बन हवा, जल, मृदा व पहाड़ों आदि से होकर गुजरता है, ठीक है। अब कुछ पूछ सकते हैं कि भाई जल में कैसे? अब मान लीजिए एक गिलास पानी लो, उसमें अगर फूंक मारोगे तो उसमें कार्बन के जो अणु होते हैं वो भी तो जाते हैं, हालांकि उसके साथ अन्य गैस भी जाते हैं, तो वो तो मिल जाते हैं जल के साथ, ठीक है। और वो पहाड़ों आदि में भी कार्बन होता है, जैसे चूना पत्थर हो गया, ये सब का कहाँ होता है? पहाड़ों में ही तो होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम कार्बन वायुमंडल से जल स्रोत या समुद्र, तालाबों या नदियों आदि में घुल जाता है, ठीक है। जो कार्बन जो होता है वायुमंडल से जल स्रोत से या समुद्रों से हो करके या तालाबों नदियों से किसमें? जलाशय में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार वर्षा जल भी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर दुर्लभ कार्बनिक अम्ल बना लेती है, जो कि तत्पश्चात पहाड़ों पर आ गिर पड़ती है, ठीक है, आ गिरती है। आपने जैसा सुना होगा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, ठीक है, ये क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन ही तो पाया जाता है, ठीक है। जब यह अम्लीय वर्षा पहाड़ों पे गिरता है तो उस पर क्या होता है कि जो चूना पत्थर होता है उसमें कई सारी अभिक्रिया करती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बना करके अलग अलग उत्पादन करती है, आयन का उत्पादन करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है यह अम्लीय वर्षा है रासायनिक अपक्ष है। रासायनिक अपक्ष का मतलब होता है रसायन तरीके से, ठीक है, रसायन तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ आयन बनाती है, आयन उत्पन्न करती है, ठीक है। और यह आयन नदियों के द्वारा जलाशय तक बहकर चला जाता है, यानी कि जो आयन जो है, जो वर्षा हुआ वो क्या है? नदियों नालों में चला जाता है, और वो पानी कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, ठीक है। और आपको ये पता हो कि समुद्र में या जल में कैल्शियम आयन पाया जाता है, ठीक है। तो समुद्र में कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयन से जुड़कर, यानी कि जो समुद्र में है कैल्शियम आयन के साथ आयन जो जुड़ करके कार्बोनेट बन जाता है, जिसे CaCO3 बना लेती है, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत से समुद्री जीवों यानी कि मोलास्क के शारीरिक निर्माण में आवश्यक होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो समुद्री जीव जो छोटे मोटे जो होते हैं, जैसे शंख हो गया
सीपिया हो गया, कोरी हो गया, उसको क्या बोलते हैं, मोलस्क। मोलस्क उनकी शरीर वो शारीरिक रूप स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन इन जीवों को मृत्यु होने पर इनके अवशेष तलछट यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, बनकर समुद्र के सतह पर एकत्र हो जाते हैं। तलछट का मतलब होता है जमा हो जाना। इन जीवों जो होते हैं, जो कोड़ी हो गया, सीपी हो गया, शंख हो गया, ये सब तो समुद्री जीव है ना। तो ये क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या कहते हैं कि समुद्र के सतह पर यानी कि निचली सतह पर ये इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। उनकी जैसे डेड बॉडी हो गई, वो सब क्या होती है, मर जाने के बाद वो इकट्ठा हो जाती है एक ही जगह, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि हजारों लाखों वर्ष में तलछट पुनर्रूपण चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो इसकी जो डेड बॉडी होती है वो धीरे 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 क्या हो जाती है, वो चूना पत्थर में बदल जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। जब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट किसी अन्य प्लेट के ऊपर या नीचे खिसकने लगती है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हैं आप, जैसे हमारा जो पृथ्वी है वो एक प्लेटों पे स्थित है। जैसे भूकंप आती है तो प्लेट खिसकती है ना, तो उसी पे स्थित है, प्लेटों पे, ठीक है। जब ये खिसकती है, खिसकने लगती है, तो यह चूने का पत्थर पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर जाता है, यानी कि उस पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जहाँ तापमान अत्यधिक होने के कारण इसका खंडन होता है, ठीक है। ये आपस में टूटते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के ज्वालामुखी के फूटने के साथ पुनः वायुमंडल में संविष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो चूना पत्थर होता है यानी कि मोलाक्स होता है, वो हजारों साल के बाद वो क्या होता है कि चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेटें होती है, जब आपस में खसकती है, तो खसकने की वजह से वो चूना पत्थर क्या है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है। और जब अंदर चली जाती है तो अंदर क्या होता है, पृथ्वी बहुत गर्म है, तो उसके अंदर क्या विखंडन होता है। फिर वो विखंडन जो हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन करके वो ज्वालामुखी के द्वारा फूट करके बाहर निकलता है, ठीक है। और यह फिर वायुमंडल में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब जीव जंतु मरते हैं तब ये पृथ्वी के अंत भागों के प्रविष्ट हो जाता है। यानी कि जो जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये कि जब ये मरते हैं, तो ये क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। तो इनके उच्च ताप और उच्च दाब के वजह से ना ये क्या होता है, लाखों वर्षों में ये जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या कहा गया कि इसके अलावा जब जीव जंतु मरते हैं और पृथ्वी के अंत भाग में प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी कि अंदर चले जाते हैं, जहाँ अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब के कारण लाखों वर्षों में जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाता है। हमें कोयला, पेट्रोल, डीजल सब कहाँ से मिलते हैं, ये पृथ्वी के नीचे लाखों वर्षों पहले क्या होता है कि जो जीव जंतु जो मरते हैं या पेड़ पौधे जो हो जाते हैं, वो सब अंदर पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि ढक जाते हैं। और अंदर क्या होता है कि उच्च ताप उच्च दाब के कारण वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाते हैं। अभिक्रिया होती रहती है इसके अंदर, ठीक है। जब हम इस जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पर्यावरण में फिर से मिल जाता है, ठीक है। अब आइए अब हम कार्बन चक्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। कार्बन जो वायुमंडल में स्थित है, वो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसमें, पादपों और बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट के रूप में आ जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला के द्वारा वो जीव जंतुओं में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब जीव जंतु जो है वो श्वसन करते हैं। श्वसन यानी कि जब उसका पाचन करते हैं तो उसके जो श्वसन में जो पादप जो होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से वो ग्लूकोज बनाती है, ठीक है, ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज बनाने से उसके बाद जब ये जीव जंतु खाते हैं तो उसके जब वो पचाते, जब वो श्वसन करते तो ग्लूकोज जो होता है वो विखंडन होता है। पानी और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है श्वसन करने के बाद होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर पुनः वायुमंडल में चला जाता है। एक चीज़ और है कि अगर मान लो पादप हो गया और जीव जंतु अगर मर गए, ठीक है, मरने के बाद जो होता है जब उनका विघटन होगा, जब मतलब सड़ने गलने लगते हैं, तो उनके जो
जीवाश्म होते हैं, सॉरी जीवाश्म कह रहा हूँ, जो जीव जंतुओं की कोशिकाएं होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है, वो फिर पुनः क्या होता है कि वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, ये जैविक कार्बन चक्र था। ठीक है, अब अगला है भूगर्भीय कार्बन चक्र यानी कि अजैविक चक्र। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, ये क्या होता है कि ये जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, जब ये कार्बनिक अम्ल जब गिरती है तो पहाड़ों या किसी जब गिरती है तो नदी नालों के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में। फिर वहाँ क्या होता है कि वहाँ कैल्शियम इसमें जुड़ जाता है। समुद्र में जब ये जाते हैं, जब ये पानी में जुड़ने के बाद कैल्शियम के साथ जुड़ने के साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, CaCO3 का। ठीक है, चूना पत्थर यानी कि वो जीव जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, सीप हो गया, कौड़ी हो गया, उन सब के जो परत होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं यानी कि चूना पत्थर। हजारों साल के जब वो मरने के बाद इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वो मतलब टेक्टोनिक प्लेट घसकने से वो क्या ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसके साथ इसके बाद में और भी लाइन जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर लाखों वर्षों के बाद जो चूना पत्थर होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर चला जाता है और लाखों वर्षों के बाद वो अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जब वो फटते हैं तो ज्वालामुखी के द्वारा वो फटने के बाद वो CO2 बाहर आता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो फिर से पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है कि पादप जीव जंतु में ग्रहण करते हैं। जब पादप हो गया, जीव जंतु हो गया, ये जब ये मरते हैं, मरने के बाद जब ये पृथ्वी के गहराई में चले जाते हैं या दब जाते हैं उच्च दाब की वजह से, ये क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाते हैं। और जब जीवाश्म ईंधन निकाला जाता है, निकालने का जब उसका दहन होता है तो वो क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और फिर वो क्या होता है, वो पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। समझा? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, कार्बन चक्र। और इसके बाद आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में, फिर अवसाद चक्र के बारे में वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, और जो अगर कुछ कमी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ दो मुझे सजेशन, जो मैं इसमें और अपडेट करके वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तब तक वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके।